मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ नाउ पेपर 6 फर्स्ट वन, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। वो कह रहा है कि कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। उसने सब कुछ बता दिया कि जी प्रोडक्ट क्या है और एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड। तो हम उसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि उसने कहा है कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, फॉर्मूला क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। और किस साथ रिएक्ट कर रहा है, इट्स रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, तो उसका मतलब है H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर एंड स्टीम। तो कॉपर प्लस स्टीम क्या होता है, वो H2O होता है ऑब्वियसली। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। So the question is कि he's saying draw an arrow on the diagram to show where the apparatus should be heated. तो रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, इट्स बिटवीन कॉपर 2 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ना। तो जी कहाँ सर। पे उसको हीट करना चाहिए, इस जगह पे, क्योंकि यहीं पे उस साइड से हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर वो दोनों मिलेंगे ना, तो यहाँ पे उनको हीट करना चाहिए। हीट करना क्यों चाहिए, ताकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो, उनकी कोलिजन ज़्यादा हो, पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक हो, सो दे कोलाइड विद ईच अदर इवन मोर, ठीक है। हासिल क्लियर है ये, इज इट क्लियर यस है? सर। अच्छा, ऑन द डायग्राम वो हमने कर दिया। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कलर ऑफ द, अच्छा ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें कि हीट कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ड्यूरिंग द रिएक्शन द कलर ऑफ द कॉपर 2 ऑक्साइड चेंजेस, स्टेट द कलर चेंज। अब इस पे मैंने पहले ही एक वो शीट दी है, हसन आपको भी दी हुई है, कहीं तो दी थी मैंने डेटा शीट, 1 सेकेंड। सिक्योरिटी वाली। हाँ, कलर्स, जी। उसमें ना कलर्स कलर्स वगैरह किए हुए एसिड बेसिस सॉल्ट्स के, कि नहीं किए हुए स्कूल में? मैं इधर से दोबारा खोल लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड क्विकली। कहाँ पे होगा? अच्छा, ये थी वो डेटा शीट रिवीजन वाली, ठीक है। बल्कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स ओनली वाली कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एवरीथिंग इज रिटन, खासतौर पर कलर्स, कुछ कलर्स थे जो ये यहाँ पे, ठीक है, ये कलर्स आपको याद रखने हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है। अभी उसने कॉपर ऑक्साइड का ही पूछा है कि उसका कलर क्या है। मैं अगर वापस क्वेश्चन पे जाऊं, तो वो क्या पूछ रहा है, स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन द कलर ऑफ द कॉपर 2 ऑक्साइड चेंजेस। तो कॉपर 2 ऑक्साइड को शीट के अंदर कलर लिखा हुआ क्या है, इतने ज्यादा कलर्स याद नहीं रखने हैं, बहुत ही थोड़े से हैं। मतलब कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ग्रुप 1 2 3 वाइट होते हैं, कितने कुछ ज्यादा कलर्स याद नहीं रखने, इनके कलर्स लेकिन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का याद रखना कि ब्लू होता है, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड विदाउट वाटर ब्लू होता है, विद वाटर पिंक होता है, ठीक है, ये सारे कलर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ब्लैक होता है, ठीक है, इट्स ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। इज्जत वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इज्जत बताओ कि कॉपर का कलर क्या होता है, मेटल है, सर पिंक। ठीक है, वो पिंक मेटल होता है, तो दैट्स अ पिंक मेटल। अच्छा, आइडेंटिफाई द कलरलेस लिक्विड, वो ऑब्वियसली मतलब उसको कूल डाउन कर रहा है आइस के अंदर, तो वो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर क्या था, स्टीम प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो स्टीम ऑब्वियसली कंडेंस होगी इस जगह जाके, बिकॉज देयर इज आइस अराउंड इट, तो वो डेफिनेटली कंडेंस होगी। और अगर वो कंडेंस होगी तो वो कलरलेस लिक्विड कौन सा होगा, वो तो वाटर होगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द यूट्यूब इज इन आइस टू डिक्रीज द टेम्परेचर, ताकि स्टीम कंडेंसेस, ठीक है, दैट वाज, अच्छा सही सर। ठीक है, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ आइस डालने का। क्लियर है ये? अच्छा, फिर वो कह रहा है लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप इनटू द लेबोरेटरी, स्टेट व्हाई। हाइड्रोजन रिमेंबर इज एक्सप्लोसिव, ठीक है, H2 गैस इज एक्सप्लोसिव, बर्न करती है H2 गैस, तो इसलिए उसको एस्केप नहीं, वो बल्कि यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे एक्चुअली उसने शो नहीं किया हुआ। हाइड्रोजन जो है वो आएगी तो सारी की सारी रिएक्ट नहीं करेगी, मतलब क्योंकि वो स्पीड में आ रही है, थोड़े से पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे, बाकी उसी तरह दे विल मूव फॉरवर्ड और वो निकल जाएंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पे अक्सर यहाँ पे ना इसको ना टॉर्च किया होता है कि फ्लेम बना होता है, ठीक है,
and the H2 excess H2 gas is burnt. अच्छा रिमेम्बर एवरी टाइम द रिएक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। वो ऐसा रिएक्शन होगा जो आपने कभी भी नहीं किया हुआ। ये तो मैं बस कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ कि H2 गैस अगर आ रही है तो बहुत सारी सारी की सारी तो स्टीम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही ना, वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही, बहुत सारी अनरिएक्टेड होगी। तो मतलब इसी तरह आप वो आपका जैसे आप हीटर को बर्न करते हैं ना, मीथेन गैस आ रही होती है, तो उसको भी वो कहते हैं कमरा बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारी मीथेन गैस तो बर्न नहीं हो रही, बहुत सारी वैसी साइडों से निकल गई होगी और हवा में आ गई होगी। तो आपका रूम जो है वो मीथेन गैस हीटर ऑन करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रूम भर जाएगा मीथेन गैस से इवेंचुअली, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ इट इज गेटिंग बर्न्ड। ठीक है, इज्जत हसन क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, complete the diagram to show how the unreacted hydrogen could be collected and its volume measured. Label. अच्छा, how do you collect gases? तो गैस कलेक्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि गैस है। खैर इधर वो बर्न करने को नहीं कह रहा, मैंने तो वैसे ही उसको बर्न कर दिया था, उसने तो पूछा भी नहीं था। वो कह रहा है कि कलेक्ट करनी है। हाउ वुड यू कलेक्ट इट? कि यहाँ से जो H2 गैस दूसरे एंड से निकल रही है उसको कलेक्ट किस तरह करोगे? रिमेंबर देयर 3 मेथड्स ऑफ कलेक्शन। किधर गए हमारे ऑपरेटर्स? ठीक है, तो गैस कलेक्शन ये हीटिंग है, वाटर बाथ। अच्छा, ये गैस कलेक्शन है। गैस कलेक्शन के ना मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कि सिरिंज लगा लो, ठीक है, तो यहाँ पे ना आगे इसके आगे ना व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फिट अ सिरिंज। एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई हैव इनफ शेप्स। तो एक अच्छा, एक सिरिंज हम इसके आगे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी गैस होगी दैट्स गोइंग टू कम एंड फिल दैट अप, ठीक है। जो भी जिस तरह की भी सिरिंज बनी हुई है, द गैस वुड कम एंड फिल इट अप। दैट्स वन वे। और उसके अंदर उसका वॉल्यूम भी पता लग जाएगा, ठीक है। वो गैस आ रही होगी, आपका जो पिस्टन होगा वो उसी तरह पीछे मूव होता रहेगा। मतलब पहले वो पिस्टन आगे होगा फुल, ऊपर से प्रेशर बिल्ड होगा, गैस एंटर होना शुरू होगी, तो पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ पीछे मूव होता जाएगा, ठीक है। सही मार्किंग लगानी है हम लोग को उसके अंदर। क्या चीज? ये जो मार्किंग लगानी है ऐसी रेंज के अंदर। अच्छा नहीं, वो बस देखो ड्राइंग के मार्क्स, क्योंकि सारों की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप बस ना लेबल एनी एपरेटस, तो आपने एक सिरिंज बनानी है, बस इतनी अच्छी बन जाए कि वो सिरिंज जैसी लगे। और वन सेकेंड, तो उसको लेबल कर देना है कि जी दिस इज अ सिरिंज। थोड़ी बहुत मार्किंग्स लगा दो तो बेहतर है कि तो ड्राइंग के इतने मतलब ऑब्वियसली जैसा मेरे पास लिमिटेशन है, बहुत सारे लोग अच्छी ड्राइंग्स नहीं बना सकते, तो ड्राइंग के इतने मार्क्स नहीं होते कि बस वो सिरिंज जैसी लगनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। ये ना हो कि बिल्कुल ही सिरिंज जैसी ना लग रही हो। अच्छा, ये अदर मेथड इज के ओवर वाटर, कि आप ना वो गैस आ रही है, एक गैस डाल लो और इधर से ना बबल करना शुरू कर दो पानी के थ्रू, तो वो गैस जो है ना इट्स इवेंचुअली गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन दिस गैस जार। प्रॉब्लम इसकी है कि गैस हैज टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ना हो कि वो वाटर के अंदर ही मिक्स हो जाए, तो तभी आप कलेक्ट कर सकते हो। और फिर गैस कलेक्टेड वुड बी कंटामिनेटेड बाय वाटर वेपर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर के थ्रू जा रही है तो वाटर वेपर्स भी बीच में शामिल होंगे, तो इसलिए वो जो गैस होगी ना वो ड्राई गैस नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे। फिर दो तीन और मेथड्स हैं, व्हिच थर्ड मेथड इज अपवर्ड। थर्ड मेथड ये दोनों एक ही जैसे हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिलीवरी। अपर डिलीवरी में होता है कि गैस जो होती है वो लाइट गैसेस होती हैं, जैसा हाइड्रोजन गैस है। लाइट गैसेस जो होती है ना वो ऊपर की तरफ जाती हैं एयर में, हैवी गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं, तो ये पिंक वाली ना लाइट गैसेस हैं वो ऊपर जाके ना ट्रैप हो जाएंगी, उल्टा करके ना गैस जार रखते हैं ना। और डाउनवर्ड डिलीवरी होती है हैवी गैसेस के लिए, हैवियर देन एयर। 29 से एमआर ज्यादा होगी ना जिसकी, वो हैवी होगी, तो उसको नीचे की तरफ जाके आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। क्लियर है ये? सही। तो अच्छा, इसका ना साथ ही ये कौन सा मैं मार्किंग स्कीम भी कितने उसने आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं वो हम वैसे ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हाइड्रोजन गैस जो है वो हर तरीके से कलेक्ट हो सकती है एक्सेप्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिलीवरी, क्योंकि अपवर्ड
और डाउनर डिलीवरी में ना मसला ये है कि गैस, मतलब ये देखो, इसको अगर हम करीब से देखें, अपवर्ड और डाउनर डिलीवरी में इशू ये है कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि, क्योंकि गैस कलरलेस होती है, तो अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा होगा ना, उसे तो नजर ही नहीं आ रहा होगा कि कहाँ तक के फिल भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मतलब पिंक वाले पार्टिकल्स उसे तो नजर नहीं आ रहे ना। बाकियों के अंदर क्या इशू है, बाकियों के अंदर ना ओवर वाटर कलेक्ट करने में आपको एग्जैक्ट ना मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि जैसे जैसे गैस बनती जाएगी, ठीक है, लेट्स से मैं शो करूं कि ये पिंक यहाँ पे ना गैस के बबल्स, यहाँ पे गैस ट्रैप होना शुरू हो गया है, तो हर दफा ये पानी का जो लेवल है ना, ये कम होता जाएगा, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि कितनी गैस यहाँ पे, और जितनी ज्यादा गैस आती रहेगी पानी नीचे की तरफ पुश होता रहेगा। और सिरिंज के अंदर भी ना आपको एग्जैक्टली पता होगा कि गैस कहाँ तक बनी है, कि सिरिंज का जो पिस्टन है वो पीछे की तरफ मूव करता रहेगा, तो आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि वॉल्यूम क्या है। सिर्फ ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी में ना आपको नहीं पता लगेगा कि गैस का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि वो गैस नजर ही नहीं आ रही होगी, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि गैस बनी भी है कि नहीं बनी, इधर आई भी है, ट्रैप हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, इज दिस क्लियर, इज इट क्लियर है हसन, क्लियर है? अच्छा तो फिर कभी यूज भी करते हैं इसको, किसको? इसको अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी? नहीं, अगर तो तुम्हें वॉल्यूम से कोई गर्ज नहीं है, तुम्हें अच्छा, नहीं सही सही परवाह के वॉल्यूम तुमने मेजर करना ही नहीं है, तो बस ठीक है, इस सही। तरह कलेक्ट कर लो। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो इसी तरह कलेक्ट करते हैं, बस मसला ये है कि वो जब ये ओवरफ्लो, जैसा ये पानी की तरह ही है ना, कि पानी आ रहा है और इसके अंदर फिलअप किए जा रहे हैं इस हम्म, कप को, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा वो ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, अगर तो सही। तुम्हें एक ही कप चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो फिर ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसका मैं देखना चाह रहा था कि व्हाट वर द एक्सेप्टेबल आंसर्स फॉर दैट। किधर गया हमारा पेपर? अच्छा, ये मार्केट स्कीम है उसकी। इज्जत, आपके एटी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस ही अब आ रहे हैं, ठीक है? यस सर। चलिए 4 है। अच्छा, 1 सेकेंड, इसी पे 6-2 करके देखते हैं, चल जाए। ठीक है। अच्छा, वैसे इधर उसने ना कॉपर का कलर ब्राउन रखा हुआ है, अक्सर पिंक ही रखा होता है, लेकिन डेफिनेटली पिंक एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, बस उसने बिल्कुल जनरल लिखा हुआ है, तो मेथड ऑफ कलेक्शन शुड वर्क एंड कलेक्शन apparatus इज ग्रेजुएटेड। वो उसने उसने वॉल्यूम मेजर करने को कहा था क्वेश्चन में। हाँ, एंड इट्स वॉल्यूम, मतलब यस। यू हैव टू मेजर द वॉल्यूम, ठीक है? तो उसने कहा था बस ऐसा apparatus होना चाहिए जो उसको कलेक्ट कर ले और वॉल्यूम भी मेजर करे, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी यूज नहीं करनी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टेम्परेचर चेंज व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी हमने हसन क्वेश्चंस भी किए थे कि मेटल प्लस एसिड क्या होता है, H2SO4 क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, MgSO4 प्लस H2 H2 गैस, ठीक है? तो उससे क्या है कि इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेंज, इन्वेस्टिगेट द टेम्परेचर चेंज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्टेड विद, तो इसका टेम्परेचर वो मेजर कर रहा है, ठीक है? तो यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर उसने 20 cm क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, लिखते रहते हैं इसमें 20 cm क्यूब उसने H2SO4 एक किसी कप में डाल दिया होगा, एंड वो poured into a boiling tube, अच्छा एक्चुअली बॉइलिंग ट्यूब में, a thermometer was used to measure the initial temperature। तो उसने if I draw the apparatus, let me see if I have enough shapes। चलो, ये बॉइलिंग ट्यूब होगी, इमेजिन करो ये बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब एक ही तरह होती है, ठीक है? इसको थोड़ा सा कर्व कर देना। अच्छा, इसके अंदर ना उसने थर्मोमीटर भी ऐड कर दिया। 1 सेकेंड। अच्छा, so let's say this is the thermometer and he has filled it up with H2SO4, ठीक है? ये बीच में थर्मोमीटर पड़ा हुआ है और इसी के अंदर इज गोइंग टू ऐड, और कितना H2SO4 था, 20 cm क्यूब। चलो वो डाल दिया, और फिर वो कह रहा है कि सेकंड पॉइंट है, थर्मोमीटर वाज यूज्ड, वो भी हो गया, 1 cm लेंथ ऑफ मैग्नीशियम वाज एडेड, तो बीच में ना ही इज एडेड
1, तो ये एक पीस डाल दिया मैग्नीशियम का, ठीक है। सो सर मैग्नीशियम बॉयलिंग ट्यूब मतलब सेम होती है उसके, मतलब बॉयल हो रही होती है क्या, हीट होती है? नहीं, बॉइलिंग ट्यूब बस कह लो कि एक अच्छी वर्जन होती है टेस्ट ट्यूब की। मतलब मैं दिखा अच्छा देता हूँ बॉइलिंग ट्यूब, ये बल्कि वो हीटिंग वाला पार्ट, ये देखो ना, मतलब बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब की शक्ल में कोई फर्क नहीं है। बस आप कह लो कि थोड़ी सी महंगी टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, जो हीट को बर्दाश्त करे। नॉर्मल टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, वो बनी होती है तो प्लास्टिक की बनी होती है, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। वो उसको अगर आग पे लगाओगे ना, वो फट जाती है। तो अच्छी सही वर्जन है। जो है, अच्छा मैं यहाँ पे वैसे हीटिंग का बता देता हूँ थोड़ा सा ना, कि हीट करना है ना उसने, बॉइलिंग ट्यूब उसने थर्मोमीटर से डाला है ना, ये हीटिंग का है। अच्छा, हीटिंग के अंदर एक तो बंसन बर्नर है, ये सारे नाम शाम याद रख लेना, ठीक है। बंसन बर्नर, बंसन बर्नर का मैंने वो बताया था कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि यू कांट हीट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब जो चीज़ें आग पकड़ लें उसको बंसन बर्नर से कभी हीट ना करना। जैसे आप पेट्रोल को अगर लेट्स से हीट करना है, तो पेट्रोल को हीट करने के लिए आप उसके नीचे आग नहीं लगाओगे, वो तो पेट्रोल ही जल जाएगा सारा का सारा। फिर दूसरा ये कि बंसन बर्नर का नुकसान जो है, वो हीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करता है। मतलब बहुत ही पॉइंटेड सा फ्लेम है ना, किसी भी चीज़ के नीचे रखोगे वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम होगा, और वो मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही होगी, वो एक ही जगह पे उसकी उसका फ्लेम जा रहा होगा। फिर मतलब वही लिखा हुआ है, फ्लेम इज टू पॉइंटी या हीट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जिसके लिए आप फिर एक जाली लगाते हो कि वो जाली से टकराए तो फ्लेम जो है ना वो फैल जाए, ताकि ऊपर जो चीज़ पड़ी हो ना उसको इवन हीटिंग मिले। ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज का ये, और कभी कभार वो उसके अंदर ना ग्लास बीड्स डाल देते हैं आप, जिसको भी हीट कर रहे होते हैं ना, ताकि वो हीट और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, क्लियर है बंसन बर्नर के नुकसान वगैरह सब कुछ। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर था कि वो बड़ी कंट्रोल्ड हीटिंग करता है, और फ्लेम भी कोई नहीं होता, तो इसलिए आग लगने के चांसेस कम होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं जब ख़ास तौर पे अगर सब्सटेंस फ्लेमेबल हो। फिर वाटर बात होता है कि अगर बिल्कुल ही जेंटली हीट करना है, मतलब आग एकदम से ना आए, तो वो क्या करते हैं कि पानी पानी को हीट करते हैं, और उस पानी के, क्योंकि पानी का टेम्परेचर इतनी तेजी से चेंज नहीं होता। लेट्स से आप पानी को बॉईल कर रहे हो एक देचकी में, तो उसको रख देते हो, तो वो एकदम से 100 से वापस जीरो रूम टेम्परेचर पे नहीं आता, वो 100 आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो पानी जो है ना, वो उसकी जो हीटिंग होती है वो बड़ी जेंटल होती है, मतलब, और उसका टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अगर आप पानी को 50 पे ले गए हो ना, और बीच में फिर जो भी बॉइलिंग ट्यूब है वो आप बीच में डाल दिए, तो पानी का टेम्प मतलब बंसन बर्नर जो होगा वो तो एकदम से हीट ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होगी। तो आप क्या करोगे, पानी को हीट करो और फिर उसके अंदर जो चीज़ डालनी है वो डाल दो, ताकि वो हीट हो जाए। क्लियर है? अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड हसन? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो जेंटल हीटिंग या फिर कांस्टेंट हीटिंग के लिए ना आप पानी यूज करते हो। अ, अच्छा, उसी तरह थर्मीटर तो खैर वो है, ये सारा आपने, मैंने क्या चीज़ करनी थी, एक बॉइलिंग ट्यूब के तरह की है, टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। खैर इसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पेपर, क्या अगला? अच्छा, हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब इन दोनों का रिएक्शन शुरू हो गया, तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर रीच हो रहा है ना, वो थर्मोमीटर रिकॉर्ड कर रहा है। तो बॉइलिंग ट्यूब वाज रेज्ड आउट विद डिस्टिल्ड वाटर, फिर एक्सपेरिमेंट्स रिपीट हुए हैं। हर दफा वो एक्सपेरिमेंट में चेंज क्या कर रहा है, वो मैग्नीशियम का पीस जो है ना वो ज्यादा करता जा रहा है। मतलब पहले वाले के अंदर उसने कितना सेंटीमीटर यूज किया था, उसने 1 सेंटीमीटर लेंथ यूज की थी, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 5, फिर 6 पे आ गया, ठीक है। तो सारे एक्सपेरिमेंट सेम है, एक्सेप्ट के हर के अंदर ना उसने रिपीट किए एक्सपेरिमेंट्स 5। हर दफा मैग्नीशियम की लेंथ जो है ना वो उसने चेंज कर दी है। तो खैर वो आप क्या करोगे कि एक ग्राफ का क्वेश्चन मस्ट आता है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप वैल्यूज प्लॉट करते हो। ये क्या वैल्यू है थर्मोमीटर की इनिशियल? 23। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं और ये जल्दी में गलती करते हैं, हमेशा वैल्यू लो टू हाई पढ़नी है, ठीक है। वो इसको ना जल्दी में ना वो मतलब 25 देखते हैं, 26 27 कर देते हैं।
ठीक है, हमेशा लो टू हाई, जो लोएस्ट वैल्यू होगी ना उधर से हाई की तरफ जाना है, ठीक है, सही। जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मतलब सीरियसली लोगों के पास, लोग जल्दी में जब आ रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं 25 फिर 26 27 कर देते हैं। खैर ये 23 है, इतना अपना सारी वो वैल्यूज, ये हाईएस्ट टेम्परेचर रीच तो कितना हो गया, ये 24, तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है 1, इसका भी कर लो, ये 23 है, ये कितना हो गया 26, 26। तो इधर 3। अच्छा, लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन वो ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स में लिखी हुई थी, मेरे ख्याल से पहले वाले में 1 थी, फिर 2 थी, वो ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। खैर इसमें आपने सारी वैल्यूज, फिर उसे कहा इन विच एक्सपेरिमेंट वाज द टेम्परेचर इंक्रीज द ग्रेटेस्ट, मेरे ख्याल से आखिरी वाले में, क्योंकि 40 से भी आगे निकल गया, स्टार्टिंग 23 था, तो जब वो मेरे ख्याल से लास्ट में 6 सेंटीमीटर पीस ना वो मैग्नीशियम रिबन का यूज किया था, तो 5th एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसे ऑब्वियसली ग्राफ प्लॉट करने को क्या है, एक्सेस उसने दे दिए, लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन 1 2 3 4, एक बीच में एक्चुअली मिसिंग था, तो अच्छा इस एक्सेस को उसने वो नहीं दिया हुआ, टेम्परेचर का स्केल नहीं दिया हुआ, तो आप टेम्परेचर का स्केल चूज किस तरह करोगे, रिमेंबर कि स्केल इस तरह चूज करना है कि आपका एटलीस्ट यहाँ तक तो ग्राफ कवर हो, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तकरीबन पूरा होना चाहिए यूज़, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ ना इंक्रीज, हम ये कर लेते हैं एक्चुअली, ये क्या है 23, ये स्केल ढूंढने को आसान तरीका है क्योंकि बहुत टाइम जाया होता है इसमें। नहीं नहीं आसान ही होगा, एक सेकेंड, 29, ये कितना है 36, अच्छा इधर क्या आ रहा है 29 और 23 6, 36 और 23 30, तो तुमने 17 तक जाना है ना, तुमने 17 तक जाना है, तो 20 कर लो ना, तुम 1 से स्टार्ट हुए थे, और तो मतलब ये कर लो 0 to 20 कर लो ना, ठीक है, मतलब होल नंबर्स का राउंड कर लो ना 0 to 20, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 डब्बे हैं, तो 0 to 20, तो ये क्या कर लो इसको 5 20 तक जाना है, ये 10 10 15 20। 15 20, अब ऑब्वियसली 20 तक तो हम नहीं जा रहे, तो 17 तक जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ तो कवर हो गया ना, और इसको प्लॉट कर लेते हैं, पहले 1 पे क्या था हमारा, जब 1 सेंटीमीटर था 1, अच्छा 1 पे, अच्छा ये 5 है, तो इसका मतलब 2 डब्बे जो है वो, अच्छा ये पहला ये हो गया, और उसने बताया होगा कि क्रॉस लगाना है, एक सेकेंड, वो नहीं कुछ नहीं बताया। अच्छा 2 पे कितना था, एक सेकेंड, 6 लगाना तो क्रॉस का मार्क्स होता। नहीं क्रॉस लगाया करो, वो ज़्यादा बेहतर है। 2 पे 3 है, ठीक है, तो 2 पे 3 हर डब्बा मतलब 10 डब्बे जो है 5 बन रहे हैं ना, यानी 1 सेंटीग्रेड इज, ठीक है। अच्छा थर्ड कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं आज, हम एक एक्सपेरिमेंट मिसिंग है एक्चुअली, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाला मिसिंग है, तो एक सेकेंड, 5 6 है हमारे पास, 3 है, 4 सेंटीमीटर वाला मैग्नीशियम पीस मिसिंग है, ठीक है, उसका नहीं किया। अच्छा 3 पे 6 है, 6 कहाँ मिलेगा मेरे, 3 पे 6 ये, अच्छा फिर 5 पे 13 है, 4 वाला मिसिंग है, 5 पीस जो है मैग्नीशियम है उस पर 13 है, 13 इज 15 से 4 नीचे चले जाओ, ठीक है ये, और 6 पे कितना था 17, हाँ 6 आखिरी तो याद था वो 17, तो जो आखिरी है ना 15 से एक दो डब्बे, फिर 2 डब्बे और, चलो ये, अच्छा हमारे पास लाइन आ गई, और वो उसने डेफिनेटली कहा होगा कि जी यू प्लॉट ड्रॉ स्मूथ लाइन ग्राफ, अच्छा स्मूथ लाइन ग्राफ कह रहा है, ये कर्व सी बन रही है, ठीक है। अच्छा इस लाइन के ऊपर ना मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो दे दूं पॉइंट, कि एक्सपेरिमेंट्स में ना एरर्स होते हैं, कभी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, कभी थोड़ी सी नीचे चली जाती है, 100% एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट नहीं होता, मतलब आप बहुत सारी गलतियां करते हो एक्सपेरिमेंट के अंदर, सो देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरर्स। अब अगर तो एरर्स हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज के आपने ना पहले तो थोड़ा सा उसने कहा है कि 0 से पास करना चाहिए, जब 0 से पास करेगा तो वो फिर ऑब्वियसली कर्व सी लग रही है, ठीक है,
मतलब फीलिंग ये कर्व की आ रही है। रिमेंबर, लाइन जब वो कहता है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अनलेस वो वर्ड स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा है ना, तब वो लाइन आपने रूलर से ना स्ट्रेट लाइन बनानी है। अच्छा जब वो स्मूथ लाइन कह रहा है, इस तरह के वर्ड्स कह रहा है ना, तो वो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन हो सकता है कि कर्व भी हो। बस ये याद रखो, खाली लाइन का वर्ड यूज किया हुआ है ना, उसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कर्व के अंदर भी लाइन लाइन ही होती है, ठीक है, वो लाइन ही मार रहे होते हैं आप। तो अगर वो खाली वर्ड लाइन यूज कर रहा है ना, तो उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन नहीं है, अनलेस वो स्ट्रेट वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। अब फिर आपने फ्री हैंड ना, जैसा मैंने यहाँ पे एक बस बनाई है, कोशिश ये करनी है कि पॉइंट्स ज्यादातर उसके करीब हो, और कोशिश ये करनी है कि जितने पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं उतने पॉइंट्स नीचे भी आने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे, मतलब आप ये पॉइंट मतलब आपकी लाइन जो नहीं चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि वो जिगजैग जा रही हो, कि यूं जा रही हो, फिर यूं नीचे आ रही हो, फिर ऊपर जा रही हो, फिर नीचे आ रही हो, ठीक है। मतलब मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि अगर मेरे पास लेट्स से वो कहता है कि जी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और पॉइंट्स इस तरह आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आई एम गोइंग टू टेक, मेरे ख्याल से यहाँ शेप्स में है, मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा कि जितने पॉइंट्स उससे ऊपर आ रहे हैं उतने पॉइंट्स उससे नीचे आ रहे हो, ठीक है। क्लियर है ये बात? सही और जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स उस लाइन पे हो, बस आपकी लाइन जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब अगर कर्व भी है ना, तो वो एक बड़ी स्मूथ किस्म की कर्व होनी चाहिए, ये ना हो कि वो जैगेड सी ज़िगज़ैग आ रही हो, और बस कोशिश ये करनी है पॉइंट ज्यादातर उसके करीब हो, ठीक है। सही। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ मस्ट पास थ्रू 0 0, इसका मुझे आंसर दो, क्या होगा? मतलब जब मैग्नीशियम का पीस आप 0 सेंटीमीटर मैग्नीशियम डालोगे तो टेम्परेचर चेंज 0 क्यों होगा? सर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। एग्जैक्टली, मतलब जब आपने मैग्नीशियम का पीस ही नहीं डाला तो 0 पे 0 ही होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये तो खैर ऑब्वियस है। 1 सेकेंड। अच्छा, सो नो mg एडेड, सो नो टेम्परेचर चेंज ऑब्वियसली। ये मैंने पूरे वर्ड्स लिखना, टी का कोई मतलब नहीं होता, टी टेम्परेचर का पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। अच्छा, फ्रॉम योर ग्राफ रिड्यूस द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वंस इट इज रिपीटेड यूजिंग, अब वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर पे निकालोगे, क्या है? शो क्लियरली ऑन द ग्रिड योर वर्किंग शो करनी है, वर्किंग हमेशा शो क्या करनी है। मतलब? वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर पे निकालोगे, क्या वैल्यू है? तो अच्छा। 4 सेंटीमीटर है ना आपके पास, तो आगे देखो क्या वैल्यू आ रही है। सही। तो आ रही है मेरे ख्याल से 9 कितनी, 9.5। 9.5 आ रही है, मतलब 2 डब्बे नीचे होता तो 9 होता ना। तो सही। तो दिस वन इज कमिंग आउट टू बी 9, और ये मतलब ये लाइन स्केच करनी है, ठीक है, कि जी 4 सेंटीमीटर के ऊपर ना आपके पास ये 9.5 आ रही है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, why would carrying out the experiment in a polystyrene cup rather than a boiling tube improve the accuracy of the results? ये भी उसका होता है, हीटिंग के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, दैट इज हीट लॉस, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है ना, दैट्स एन इंसुलेटर। अच्छा, तो हीट लॉस नहीं होती ज्यादा। हीट लॉस नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने अगर, मतलब अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, किधर गया मेरा वो ट्यूब, किधर गया ये, और सारी की सारी हीट एकदम से निकल जाती है, नीचे से निकल जाती है, वो थर्मोमीटर बेचारा फिर क्या मेजर करेगा? हम्म, ठीक है, मतलब थर्मोमीटर, मतलब हीट हीट ही मेजर करनी थी ना थर्मोमीटर ने, तो ये हीट लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस शुड नॉट हैपन। तो आप क्या करो कि उसने वही कहा कि बॉइलिंग ट्यूब को छोड़ो, पॉलीस्टाइरीन का कप यूज करो, उससे काम ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, सही। क्योंकि वो साइडों पे हीट लॉस नहीं होगी, तो सारी हीट जो है ना वो थर्मोमीटर पे मेजर करेगा। अच्छा, एनीवेज, सो रिमेंबर के हीटिंग के ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दे इन्वॉल्व हीट लॉस, और हीट लॉस जो होनी चाहिए दैट शुड बी मिनिमम। अच्छा, sketch on the grid the graph you would expect if the experiment was repeated using a polystyrene cup instead of a boiling tube। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पॉलीस्टाइरीन कप, तो हीट लॉस कम होगी है, तो ग्राफ हम्म। जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्ली
ऊपर जा रहा होगा समझ नहीं आया कैसे। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा शो हो रहा होगा ना, अच्छा सही सही क्योंकि वो हीट सारी की सारी थर्मोमीटर में जा रही है ना, वो साइडों पे नहीं जा रही। मतलब कि ड्रॉ तो कर्व हो रहा होगा। ड्रॉ उसी तरह की कर्व कर लो, बल्कि मैं चेक भी कर सही लेता हूँ, ये कर्व वाला तो मैंने खुद ही एस्टिमेट किया। इज़ ये क्लियर है? यस सर। अच्छा मतलब उसने वही कहा बेस्ट फिट लाइन थ्रू, और रिमेंबर लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। स्केल हैज, सही। अच्छा वो तो छोड़ो, हमने 5 का ही लिया स्केल। देयर इज नो रिएक्शन, वो भी बात ठीक है। इंसुलेटर वही लिखा हुआ है, स्केच द स्टार सिम, बस वही लिखा हुआ है उसको अबव लाइन, और जीरो पे जीरो से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो आपने पहली लाइन बनाई थी सबब होनी चाहिए और जीरो ओरिजिन जीरो होनी चाहिए ना। ओरिजिन से तो उसने जाना है। हाँ, ये ग्राफ्स के अंदर हमेशा देख लेना कि ग्राफ ने ओरिजिन से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो आपको कोई भी दे सकता है, जैसा ये वाला एक्सपेरिमेंट है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि जब मैग्नीशियम डाला ही नहीं है तो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, नहीं होना चाहिए ना, तो जीरो पे जीरो ही होगा, ठीक है। सही। लेकिन ये हर एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होता है जो आपको आएगा, ठीक है। कोई अनसीन एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें मतलब सेंस बना लेना, कोई इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होगी कि ओरिजिन से, ये हमेशा ख्याल रखना ओरिजिन से उसने गुजरना है कि नहीं गुजरना, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके बाद किधर चले गए हम? द वॉल्यूम ऑफ सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, सॉरी करा दें। इधर आपने कोई क्वेश्चन पूछा? सर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स वाला। हाँ, वो मैं एक सेकंड उसको इसको बिल्कुल छोड़ के मैं वो करा, एक सेकंड जल्दी से करा देता हूँ उसका। इससे आपने क्या चीज़ एग्जैक्टली पढ़नी है वैसे? सर वो स्टेप्स जो उस पे लिखे हुए थे बुक में वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, यानी प्रेसिपिटेशन और दूसरे वाले में डिफरेंशिएट किस तरह हो रहा। कि एक्वस और प्रेसिपिटेशन में? यस सर। अच्छा एक सेकंड, ये हम कर रहे हैं, एक सेकंड। नहीं, आप वो तो नहीं पढ़ना चाह रहे प्रेसिपिटेशन जो मेथड है सॉल्ट प्रिपरेशन का? सर वो स्टेप्स भी सारा कुछ। नहीं, सॉल्ट प्रिपरेशन। जी सर। एक सेकंड, वो देखो ये सॉलिबिलिटी वाला पार्ट, ये था आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी ना, कि मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई आयनिक लैटिस है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, आप चम्मच से हिलाते हो उसे तो आयन सारे बिखर जाते हैं, दे गेट स्कैटर्ड। तो आप बेसिकली यह कर रहे हो, लैटिस को तोड़ रहे हो ना जब आप चम्मच से स्टर करते हो। तो अगर लैटिस वीक होगा तो वो आयन्स बिखर जाएंगे पानी में, पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और तो लैटिस वीक कब होता है? जब पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव आयन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, तो आप हल्की सी चम्मच चलाओगे तो वो सारे आयन स्कैटर हो जाएंगे। और कभी कभार होता है कि लैटिस बड़ा स्ट्रांग होता है, तो +3 और -2 के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी चम्मच हिलाने से ना उसका उसके आयन्स इधर उधर बिखरते नहीं हैं और वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इधर पहले तो ये बात क्लियर है ना सारी, कि आयनिक यस कंपाउंड सर। कब कब डिजोल्व होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक पहला तो सिंपल तुक्का ये लगाने कि अगर तो आयंस के ऊपर चार्जेस कम है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर आयंस के ऊपर चार्जेस ज़्यादा है तो वो शायद डिसॉल्व ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी टेबल तो पता है ना आपको? यस सर। तो आपने ये पता करना था कि जैसे ये कौन एक्वस है कौन सॉलिड है, ये चीज़। नहीं सर वो जो स्टेप्स थे कि सॉल्ट किस तरह बनेगी, एक प्रेसिपिटेशन मेथड से और टाइट्रेशन मेथड, वो स्टेप्स मुझे नहीं समझ आ रहे। ठीक है, वो करते हैं। मैं बल्कि वो उसको लिखने की बजाय मैं यहाँ पे कहीं होगा। हम्म इस पेपर तो नहीं है कोई?
नहीं सर, पेपर नहीं। अच्छा, ये तो रिएक्शंस है, सॉल्युबिलिटी टेबल यहाँ पे भी है, एक सेकेंड। हाँ, ये सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है। इज इट फर्स्ट मेथड के इक्वेशंस तो पता है ना सॉल्ट प्रिपरेशन की, क्या क्या इक्वेशंस है? यस मैं लिख सर। देता हूँ। हाँ, जी सर, वो टाइट्रेशन की एसिड प्लस एल्कली थी। नहीं नहीं नहीं, वो उसका नहीं होता। है ये कि एक तो मेटल प्लस एसिड रिएक्शन होता है। अच्छा, उसमें बनती है सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। मेटल कोई भी यूज नहीं कर सकते, मैजिक मेटल में से कोई होगा तो उन्हीं को यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स नंबर वन। अच्छा, सेकंड, बेस प्लस एसिड, बेस भी नहीं, मेटल ऑक्साइड या मेटल, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक होती हैं, है तो ये भी बेस ही। अच्छा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, क्लियर है। यस सर। नंबर थ्री। अच्छा, इक्वेशन पे मैटर डिसाइड नहीं होता कि टाइट्रेशन है या वो, नहीं एक्चुअली इक्वेशन पे डिसाइड होता है, लेकिन सॉलिबिलिटी पे डिसाइड होता है कि वो कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट प्लस एसिड एक और मेथड है, उसमें भी सॉल्ट बनती है, उसमें बनती है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा जो है ना, दैट्स अमोनिया, ये अमोनियम सॉल्ट के लिए एक्वस प्लस एसिड, तो वो बनाता है अमोनियम सॉल्ट। ये चारों रिएक्शंस तो पता है ना? जी सर। अच्छा, अब इस पे डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है पहला मेथड, एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड होता है कि अगर आपके पास इनसॉल्युबल रिएक्टेंट है और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है वो सॉल्युबल है, कोई भी इक्वेशन उठा लो, जो मर्जी रिएक्शन उठा लो, ठीक है। इधर बस ये है कि रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी अ सॉलिड। जैसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, ठीक है, इट्स अ सॉलिड। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है दैट्स एक्वस, तो आप एक्सेस मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, चारों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इनसॉल्युबल एंड द सॉल्ट दैट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इज सॉल्युबल, ठीक है। इज इट क्लियर है? यस सर। जैसा ये मेटल प्लस एसिड है, कैल्शियम और नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट और H2 बना रहे हैं, तो कैल्शियम जो है वो सॉलिड है, और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है नाइट्रेट, सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो वो एक्वस है, तो एक्सेस मेथड यूज करोगे। ये कार्बोनेट प्लस एसिड के अंदर भी बैरियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड, बैरियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है? एक्वस है। लेकिन बैरियम कार्बोनेट जो यूज कर रहे हो रिएक्टेंट जो है वो इनसॉल्युबल है, तो एक्सेस मेथड यूज होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। मतलब ये क्लियर कर लो कि इक्वेशन जो मर्जी है, ठीक है, एक्सेस मेथड इन चारों में से किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपका जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो इनसॉल्युबल है और जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रही है वो सॉल्युबल है, ठीक है। उसमें करते क्या, उसमें करते ये हो कि, मतलब मेथड में जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि आपने किन दो चीज़ों को रिएक्ट करना है। आपने रिएक्ट करना है MgOH2 और HCl को, ठीक है। और ये MgOH2 सॉलिड है, ये उसका पीस है, ठीक है। ये MgOH2 और HCl आपने बीच में डाल दिया, सॉरी। अच्छा, MgOH2 और HCl हैव बीन एडेड टू द मिक्सचर। क्या होगा, MgOH2 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देगा? सॉल्ट और वाटर बनाना शुरू कर देगा। तो लेट्स से MgOH2 का पीस पड़ा हुआ है और आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? there's going to be salt which is going to be MgCl2, और वो सॉल्युबल है तो वो सोल्यूशन का पार्ट होगा, और क्या होगा? साथ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इज इट क्लियर है?
यस सर। अब एक्सेस मेथड में हमेशा आप ना ये जो सॉलिड रिएक्टेंट होता है ना उसको एक्सेस में रखते हो। एक्सेस इसको इसलिए ज्यादा रखते हो ताकि सारा का सारा HCl खत्म हो जाए, इट गेट्स यूज्ड अप। ठीक है, क्लियर है? जी सर। क्योंकि HCl अगर खत्म नहीं होगा तो HCl अगर बीच में फिर भी अनरिएक्टेड पड़ा होगा तो आपकी सॉल्ट भी सोल्यूशन में पड़ी होगी, तो आपके पास आपका जो सोल्यूशन होगा ना वो सॉल्ट, आपको सॉल्ट चाहिए थी ना, तो उसके अंदर वो बचा हुआ HCl भी बीच में पड़ा होगा सोल्यूशन के अंदर, वो मसला करेगा, वो कंटामिनेट कर देगा उसे। तो हमारी कोशिश है कि HCl जो है जो सोल्यूशन के अंदर था वो सारा का सारा रिएक्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इस इसको ज्यादा डालना है, और इसको ज्यादा डालने का इतना बड़ा मसला भी नहीं है, क्योंकि इसको जब आप ज्यादा डालोगे बड़ा पीस डाल दो, इसको निकालना बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है, इसको उठा के साइड पे कर लो, ठीक है, या अगर छोटे पीसेज है तो फिल्टर पेपर से गुजार लो और फिल्टर कर लो, ठीक है। तो अब आपके सोल्यूशन में क्या रह गया, सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट्स रह गए, क्योंकि आपने MgOH2 इतना ज़्यादा डाला है। तो द रूल इज कि हमेशा जो सॉलिड रिएक्टेंट है ना वो आप इतना ज़्यादा डालो, एक्सेस में डालो कि दूसरा रिएक्टेंट सारा का सारा यूज अप हो जाए, ख़त्म हो जाए। और वो जो सॉलिड रिएक्टेंट है उसको सोल्यूशन से निकालना तो कोई मसला ही नहीं है, उसको वैसे ही पकड़ के बाहर निकाल लो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सोल्यूशन में सॉल्ट और वाटर रह गया, दैट्स इट। क्लियर है? जी सर। अच्छा, और हर दफ़ा एक्सप्लेनेशन भी वही होगी कि आपने ऐड एक्सेस MgOH2, जो भी इनसॉल्युबल रिएक्टेंट है उसको ज़्यादा डालो टू HCl, और कब तक डालते रहो, कीप एडिंग जब तक वो बच ना जाए, रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, मतलब एंड में नीचे बचा हुआ पड़ा हो। और फिर वो फिल्टर ऑफ द एक्सेस MgOH2, वो जो बचा हुआ पड़ा होगा उसको फिल्टर ऑफ कर दो। पीछे रह गया आपके पास वाटर और MgCl2 का सोल्यूशन, उसको क्रिस्टलाइज कर लो, evaporate the solution to saturation point, let it cool gradually, filter out crystals formed and dry them in pieces of filter paper, ठीक है? Is this clear? यस सर। और ये सारों के लिए यही करोगे, तो इक्वेशन मैटर नहीं करती, इक्वेशन जो मर्जी है। इधर क्या करना है, सेम वही चीज आपने लिखनी है। ये मैं इसका लिंक भी भेज देता हूँ बोर्ड का ना। सही टॉपिक कौन सा है वैसे? ये बस तुम लोग अभी इसके बाद ही करोगे, ये सॉल्ट प्रिपरेशन है, तुम्हारा आ रहा होगा एग्जाम के अंदर। नहीं से, हाँ, हम लोग बचे हैं। नहीं एसिड बेसिस सॉल्ट नहीं आ रहा? अभी इस दफा नहीं आ रहा, अभी स्पीड ऑफ रिएक्शन तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? ये रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह नहीं होते? तो वो तो आखिरी टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं सर, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो है वो एसिड बेस सॉल्ट है। अच्छा, वो किया ही नहीं अभी? नहीं, वो मतलब रिविजन नहीं करा। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये मैं जल्दी से खत्म कर लूँ। इज दिस क्लियर? यस सर। इसका मैंने लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। फिर टाइट्रेशन, अब टाइट्रेशन में भी यही है, इक्वेशन मैटर नहीं करती, वो मैंने 4 इक्वेशन लिखी हैं, जो मर्जी हो, बस टाइट्रेशन कब यूज करनी है, जब रिएक्टेंट भी सॉल्युबल हो और जब प्रोडक्ट भी सॉल्युबल हो, सॉल्ट भी सॉल्युबल हो। जैसे NaOH प्लस HCl सॉल्युबल सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। अब इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि NaOH और HCl को रिएक्ट करोगे ना, तो आप HCl डालोगे, एक साइड से NaOH डालोगे, बीच में क्या बन जाएगा, NaCl और H2O बन जाएगा। मसला ये होगा इसमें कि अगर आपने गलती से NaOH ज़्यादा डाल दिया, नज़र तो आ नहीं रहे, मतलब एक ग्लास, अगर आपके सामने एक ग्लास रखा जाए तो आपको क्या पता उस ग्लास के, पानी का ग्लास है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ, उसके अंदर किसी ने सॉल्ट डाली हुई है, किसी ने शुगर डाली हुई है। तो मतलब हम जब लेबोरेटरी में जाते हैं हमें एक सोल्यूशन नजर आ रहा होता है, लेकिन हमें उसके अंदर पार्टिकल्स तो नजर नहीं आ रहे होते, गिन के तो हम डाल नहीं रहे, हम तो बस रैंडमली मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, सो द पॉइंट इज के NaOH और HCl आप डालोगे, अगर आपने गलती से HCl ज़्यादा डाल दिया तो आपकी जो सॉल्ट होगी वो किससे कंटामिनेट हो जाएगी, HCl से। क्योंकि इसमें कोई भी सॉलिड नहीं है तो आप उसको पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, फिल्टर आउट भी नहीं कर सकते। गलती से NaOH ज़्यादा डाल दिया तो आपकी जो सॉल्ट बनेगी ना वो कंटामिनेट किससे होगी, वो जो एक्स्ट्रा NaOH डाला हुआ है बीच में। क्लियर है? तो मतलब ये क्लियर है कि एक्सेस मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। यस। अच्छा, तो इसमें फिर करना क्या है, इसमें करना ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल HCl एक मॉलिक्यूल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो आपने कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं डालनी। मतलब अगर आप 50 मॉलिक्यूल HCl यूज़ करो तो एग्जैक्टली 50 मॉलिक्यूल NaOH के डालोगे, ताकि कुछ भी ना बचे, ये दोनों एटलीस्ट ना बचे, ठीक है। यानी आपके पास सोल्यूशन के अंदर
सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स हो, मतलब ये बचे हुआ ना, बचा हुआ HCl पड़ा हो ना बचा हुआ NaOH पड़ा हो। लेकिन अब काउंट किस तरह करोगे लैब के अंदर? तो आप टाइट्रेट करते हो। आप क्या करते हो, आप HCl लेते हो फ्लास्क के अंदर, NaOH ऊपर से डालना शुरू करते हो, और ड्रॉप बाय ड्रॉप ना आप NaOH, यानी इक्वेशन देख लो, हर दफ़ा NaOH का मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बन जाएगी। तो ऐसा ऐसा NaOH का एक ड्रॉप गया HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया उसने? सॉल्ट और वाटर बना दिया। करते करते आखिरी मॉलिक्यूल भी HCl का रिएक्ट कर जाएगा, तो ऊपर से एक NaOH का ड्रॉप डालोगे, वो आखिरी मॉलिक्यूल जो पड़ा हुआ था ना सोल्यूशन के अंदर, वो भी रिएक्ट कर जाएगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ NaCl और वाटर पड़ा होगा। इस पॉइंट पे आपको NaOH का जो टैब है ना ऊपर से ब्यूरेट में, वो बंद कर देना चाहिए। तो मतलब वी शुड स्टॉप। तो मतलब ये मैंने लिखा हुआ था कि जी लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स HCl के फ्लास्क के अंदर पड़े हुए हैं, तो ऊपर से कतरा कतरा करते हुए हमें NaOH के 100 मॉलिक्यूल्स ऐड करने, ताकि सारे के सारा HCl कन्वर्ट हो जाए NaCl और वाटर में। और अगर मैंने टैप ऑफ नहीं किया यहाँ पे, HCl तो रिएक्ट कर गया, सारा का सारा खत्म हो गया, वो NaOH वैसे ही फालतू में नीचे गिरी जा रहा है, तो NaOH एक्स्ट्रा डली जा रहा है। तो हाउ डू यू फिगर आउट कि आपने यहाँ पे रुकना किस तरह है? शुरू में HCl था फ्लास्क के अंदर, तो सोल्यूशन क्या था? एसिडिक था। जब सॉल्ट बनी तो सोल्यूशन का पीएच क्या हो गया? जब सारा HCl खत्म हो गया तो सोल्यूशन का पीएच क्या हो गया? 7 हो गया। और अगर तब भी आपने ये टैप यहाँ पे बंद नहीं किया ना, और NaOH डली जा रहा है बीच में, तो NaOH बेस होती है, तो वो बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो? इंडिकेटर्स यूज करते हो। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? वो कलर चेंज करते हैं, कि अगर आपने इंडिकेटर डाला है ना मिथाइल ऑरेंज, तो एसिडिक के अंदर रेड होता है, तो यहाँ पे वो ना आपको एसिडिक के अंदर, सॉरी, फिनोल्फिन यूज कर लेते हैं। एसिडिक के अंदर कलरलेस होता है, तो आपको पहले कलरलेस नजर आएगा, फिर एकदम से ना वो पिंक हो जाएगा। पिंक का मतलब है वो बेसिक हो गया, यानी हमें यहाँ पे जैसे ही वो पिंक होगा ना, हम वो इंडिकेट करेगा कि आप NaOH एक्स्ट्रा डाल रहे हो, बंद कर दो ऊपर से NaOH डालना, क्योंकि HCl सारा खत्म हो चुका है। तो उस पॉइंट पे हमें टैप फौरन ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर है? Yes, sir. तो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि दो रिएक्टेंट्स है, ऐड NaOH टू ब्यूरेट, ऐड एंड पिपेट 25 cm³ of HCl into conical flask, फ्लास्क में वो डाल दो, फिर फिनोल्फिन के इंडिकेटर डालो, स्टार्ट टाइट्रेशन एंड ऐड NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड टाइट्रेशन व्हेन कलर चेंजेस। अच्छा, कलर चेंज याद होनी चाहिए, ठीक है? नोट डाउन द वैल्यूज यूज्ड। अब मसला ये है कि जब ये पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो आपके पास, अगर तो हमने NaOH को सही पॉइंट पे बंद कर दिया, मतलब जैसे ही आखिरी मॉलिक्यूल HCl का खत्म हुआ है ना, हमने उसी टाइम NaOH भी बंद कर दिया, तो इसका मतलब है सिर्फ सॉल्ट पड़ी हुई है, तो उसको क्रिस्टलाइज करना होगा। लेकिन वो सॉल्ट कंटामिनेट किससे हुई होगी? इंडिकेटर से। तो आप क्या करोगे कि आप नोट डाउन द वॉल्यूम्स यूज्ड, यू शुड रिपीट विदाउट इंडिकेटर, या पूरी टाइट्रेशन रिपीट करो, लेकिन इस दफ़ा मतलब वॉल्यूम्स एक दफ़ा लिख लो कि जी नीचे जो वॉल्यूम था ना HCl के ऊपर, इतना NaOH यूज हुआ है, तो अब पता लग गया ना। पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करो और फिर इंडिकेटर के बगैर करो, और फिर evaporate the solution to saturation point, cool gradually, crystals बनेंगे, फिल्टर करो crystals और dry between filter papers, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. तो टाइट्रेशन हमेशा कब यूज होगी? जब सारे रिएक्टेंट सॉल्युबल होंगे और सारे प्रोडक्ट्स भी सॉल्युबल होंगे, So, ठीक है? और बाकी ये कि जो एक लास्ट जो मेथड था, दैट्स आयनिक प्रेसिपिटेशन। इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, दैट्स, अच्छा, दैट्स योर लास्ट मेथड, आयनिक प्रेसिपिटेशन। उसका इक्वेशन से यूजली ताल्लुक ही नहीं होता, वो एक अलग ही इक्वेशन होती है। उसमें होता है कि, उसमें होता है ये कि जो प्रोडक्ट होता है ना, दैट्स इनसॉल्युबल, मतलब वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, और जो सॉल्ट होती है, दैट्स, ये जो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दे आर सॉल्युबल। अब इसमें होता क्या है? इसमें आप कोई भी दो सॉल्युबल चीजें मिक्स कर दो, जैसे बैरियम नाइट्रेट को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर दो, तो मैंने मिक्स कर दिया कोई भी दो रैंडम, कंप्लीटली रैंडम दो सॉल्ट्स के, बैरियम नाइट्रेट और क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है? तो बैरियम नाइट्रेट बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, सोडियम सल्फेट भी बीच में स्कैटर्ड होंगे।
तो ये भी सॉलेबल था, ये भी सॉलेबल था। सॉलेबल का मतलब है डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे ही पानी के अंदर मिक्स होंगे वो स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आयंस आपस में कंप्लीटली स्कैटर्ड है। अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि अगर गलती से बैरियम और सल्फेट आयंस जो हैं वो मिल जाएं, तो क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट बनेगा, लेकिन बैरियम सल्फेट जो होता है वो तो सॉलेबल होता ही नहीं है, तो वो नीचे बैठ जाएगा और सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आपका जो सोल्यूशन होगा ना, उसमें से बैरियम और सल्फेट आयंस आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो वो अगर गलती से मिल जाए तो वो तो सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देते हैं। सोडियम और नाइट्रेट अगर मिल भी जाए तो वो सॉलेबल होता है, तो वो तो सोल्यूशन का पार्ट ही रहेंगे। क्लियर है ये? तो आपके पास बैरियम सल्फेट का सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट वो सोल्यूशन में ही रहेगा। इज्जत समझ आई? जी सर, आ गया समझ। इसका बस मैं वो आइडिया दे दूं कि कोई भी इनसॉलेबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन होगी, AgCl है, इनसॉलेबल है ना, तो वो अगर कहते हैं ना कि इसको बनाओ, आपने क्या करना है? आपने सोचना है कि दो कंपाउंड सोचने, एक जो आपको Ag+1 दे और दूसरा है जो आपको Cl-1 दे। शर्त ये है वो दोनों कंपाउंड सॉलेबल होने चाहिए। तो मैं AgNO3 ले लेता हूँ क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉलेबल होते हैं, और इधर मैं NaCl ले लेता हूँ क्योंकि ग्रुप 1 के जो क्लोराइड्स होते हैं, ग्रुप 1 के सारे कंपाउंड सॉलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं ना कि AgCl बनाओ, या कोई भी इनसॉल्युबल चीज बनाने को कहता है, तो आपने आयनिक प्रेसिपिटेशन की इक्वेशन इस तरह सेलेक्ट करनी है कि दो रिएक्टेंट सोचो, एक जो आपको Ag+1 दे, एक जो आपको Cl-1 दे, और वो दोनों शर्त ये है वो दोनों सॉलेबल होने चाहिए। सॉलेबल होंगे तो वो उनके आयंस जो है ना वो स्कैटर हो जाएंगे पानी के अंदर, Ag+1 और NO3-1 डिसोसिएट हो जाएंगे, Na+1 और Cl-1 भी डिसोसिएट हो जाएंगे, पानी के अंदर सारे आयंस मिक्स हो जाएंगे। ये दोनों आयंस अगर आपस में मिल गए ना तो ये AgCl इनसॉल्युबल बनाते हैं। तो नीचे ना आपको अच्छा, नीचे आपको AgCl नहीं, अगर सॉलिड, अच्छा वो मैं बता देता हूँ, वो मैं बताता हूँ उस पर। तो AgCl सॉलिड बन जाएगा क्योंकि वो तो पानी में डिजोल्व ही नहीं होते, और वो सोडियम और नाइट्रेट आयंस वो पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वो अगर मिल भी जाए ना सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, लेकिन सोडियम नाइट्रेट तो होता ही बहुत सॉलेबल है, तो वो तो पानी के अंदर फिर दोबारा मिक्स हो जाएंगे, तो वो सोल्यूशन का पार्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक्वस लेना मस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि अगर एक्वस ना ले तो मसला है वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे। हम तो वो चाह रहे हैं ना कि वो पानी के अंदर स्कैटर हो जाए ताकि वो फिर रैंडमली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो। हसन, समझ आइए? जी सर। मतलब NaCl अगर लेट्स से अज्यूम करो NaCl सॉल्युबल ही ना होता, तो Na+1 आयन अलग होके इधर पानी के अंदर घूम के साथ होता है, यस, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो इधर नीचे सॉलिड इकट्ठे जुड़े हुए बैठे होते हैं, तो वो सही। तो उन्होंने रिकम्बाइन करके नई चीज बनानी है ना, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सॉलेबल हो और वो डिसोसिएट करे, ठीक है। इज इट क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। तो कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है इनसॉलेबल, तो आपने सोचना है, वो कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करो, तो आपने सोचना है एक एक कंपाउंड होना चाहिए सॉलेबल जो कैल्शियम आयन दे और दूसरा कार्बोनेट आयन। तो जैसा ये मैंने किया हुआ यहाँ पे, कैल्शियम नाइट्रेट कर लो क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉलेबल होते हैं, कार्बोनेट कर लो, कार्बोनेट कोई भी कर सकते थे, अमोनियम की सारी सॉल्ट सॉलेबल होती हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कर सकते थे, कोई भी कर सकते थे, ये सारे आयन स्कैटर हो जाएंगे पानी के अंदर, और इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट आयन जुड़ जाएंगे और वो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना देंगे, और वो जो बाकी आयन्स होंगे वो पानी के अंदर ही रहेंगे, वो क्योंकि अमोनियम और नाइट्रेट आयन्स अगर जुड़ भी जाए ना, वो अमोनियम नाइट्रेट सॉलेबल होता है, तो वो तो सोल्यूशन का पार्ट ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने फिगर आउट करना है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत आसान है कि सिंपली क्या है कि बैरियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट को मिक्स करो, सॉलिड बनेगी, सॉल्ट जो बनेगी वो आपकी सॉलिड बनेगी, उसको फिल्टर आउट कर लो, बात खत्म। तो मिक्स बैरियम नाइट्रेट, मतलब जो भी आपने दो कंपाउंड सोचे हैं ना, जैसा यहाँ पे था, मिक्स सिल्वर नाइट्रेट विद NaCl और फिल्टर आउट AgCl, जो Ag मतलब एक ही सॉलिड बनेगा वो, उसको फिल्टर आउट कर लो, बात खत्म, आपको सॉल्ट मिल गई। बस वो है कि थोड़ा सा एडिशनल चीज़ है कि जब वो फिल्टर आउट करोगे ना, तो प्रेसिपिटेट जो फिल्टर आउट करोगे उसको वॉश करना है,
डिस्टिल्ड वाटर से और ड्राई करना है बिटवीन फिल्टर पेपर्स, दैट्स इट। ठीक है, इज्जत क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। सर ये हसन मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक सेकेंड किधर है इज्जत, उसके अंदर डिटेल में ना ये मैंने लिंक भी भेजा है, वो जरूर देखना आप, ठीक है? ओके सर। अच्छा, सर बाय द वे वो सॉल्ट बताते हैं कि इनसॉल्युबल है नहीं, कौन सी? जो बनानी है सॉल्ट्स, क्या मतलब? मतलब कि अगर AgCl2 बनानी है सॉल्ट, तो ये बताएंगे कि ना ये इनसॉल्युबल है या नहीं। नहीं नहीं, वो तो अभी टेबल हमने पढ़ा नहीं था, वो तो तुम्हें उस टेबल से अच्छा पता हाँ, चलेगा। सही 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 सही। वो तुम्हें नहीं बताने वाले, बता देंगे तो बड़े अच्छे होंगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं बताने वाले कि वो इनसॉल्युबल है कि नहीं है, सही। ठीक है? अच्छा, ये चलो करते हैं कि ये बस जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी मेजर्ड विद 20 cm³ पिपेट। स्टेट व्हाट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पिपेट रेदर देन, ये पिपेट और ब्यूरेट याद रखना कि ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। कौन सा वाला सर, पिपेट? अच्छा हाँ, मतलब पिपेट और ब्यूरेट जो है ना, पता है ना कि क्या होते हैं? जी सर। सर इसमें जो हम लोग को जो भी शिप्स वगैरह हैं, ये जो apparatus है, उसमें पता क्या होना चाहिए नाम? वो मैंने पूरी तुम्हें एक वो भेजा है ना उसमें चैट के अंदर उसका, हाँ हाँ हाँ, बस वो वही है। देख लेना। अच्छा, पता सही। खैर वो बोर्ड ही बंद हो गया। किधर गया यार तुम लोगों पे ये? अच्छा, तो याद रखना पिपेट और ब्यूरेट, वन एडवांटेज एक्यूरेसी, ठीक है? मेरे ख्याल से एक ही मार्क है। अच्छा, एक्यूरेसी। स्टेट वन डिसएडवांटेज, पिपेट स्लो होता है क्योंकि उसकी नोजल जो होती है बड़ी छोटी सी होती है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ना वो फास्ट होता है, ठीक है? मतलब मेजरिंग सिलेंडर में से आप चीजें एकदम से उल्टा सकते हो किसी भी चीज में। हम्म, पिपेट और सही। ब्यूरेट देखे हुए ना, वैसे पता है ना क्या चीज है? यस यस सर यस। तो उनकी नोजल बहुत छोटी सी होती है, तो वो तो मतलब आप ब्यूरेट का टैप ओपन करो ना, तो मेरे ख्याल से कोई 1 मिनट तो लग जाता है उसको खाली होने में, ठीक है? ठीक है तो अच्छा, नेक्स्ट वन, ये सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस किया है? सर। जी सर, ये भी 1 साल टेस्ट। पहले करा था। अच्छा चलो, ये वो जो शीट नहीं मैंने दी हुई है उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, ठीक है? किधर है वो शीट? डेट शीट कहाँ गई है? यही है। अच्छा, ये सारा लिखा हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है? कि टेस्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एवरीथिंग इज रिटन। बल्कि वो जो मैंने तुम लोगों को दी हुई है, मेरे ख्याल से मैंने ये वाली दी हुई है, उसके अंदर भी एंड पे ये सारे रिजल्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है? तो एवरीथिंग इज ठीक। रिटन। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, इसको बस आपने रट्टा लगाना है किसी तरीके से, और रट्टे का शॉर्टकट भी नहीं है कोई, ठीक है? बट यू हैव टू मेमोराइज दिस, बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, याद हो जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल काम है, एक दिन लगाओ, लग जाना चाहिए रट्टा, ठीक है? अच्छा, सो द क्वेश्चन इज कि उसने कहा कि एल का उसे बता भी दिया है कि क्रोमियम 3 क्लोराइड है, ठीक है? वो उसे बता दिया। तो वो कह रहे हैं कि एल के ऊपर वो टेस्ट कर रहा है, पहला टेस्ट। टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एल, द बॉइलिंग ट्यूब अबाउट 1 centimeter depth of hydrochloric acid was added. The boiling tube was warmed gently. A strip of filter paper was dipped in acid by potassium magnate 7. L, रुको एक सेकंड, the solid L and solid M were analyzed. L के सॉल्यूशन बनाए। ये क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि HCl डाला है बीच में। अब HCl क्या करेगा? HCl को तो कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, द बॉइलिंग ट्यूब वाज वार्म्ड, पता नहीं हीट क्यों किया है। A strip of dipped in acid by potassium magnate 7 solution held at the mouth of the boiling tube. Chromium 3 chloride और HCl। चलो आप जरा उसको देखें, वो पता नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्रोमियम 3 का चलो देख लेते हैं, टेस्ट वगैरह देख लेते हैं। किधर है भाई क्रोमियम 3? ये इधर क्रोमियम 3 है। क्रोमियम 3 तो कुछ भी नहीं करता, ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, किसके साथ? NaOH के साथ देता है। ये अमोनिया क्या देता है? ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन वो देता है अमोनिया के साथ, मतलब क्रोमियम 3 जो है। तो क्रोमियम 3 को HCl के साथ तो कुछ नहीं करना चाहिए, वो तो टेस्ट ही कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी उसमें? क्लोराइड था, Cl-1। Cl-1 तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो ये कौन सी साइंस लगा रहे हैं इसमें? तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट ये यहाँ तक क्लियर है ना कि इन दोनों का टेस्ट कुछ और है, HCl के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होता। जी सर। तो
तो ये क्या करना चाह रहा है? द फर्स्ट पोर्शन वाज वार्म जेंटली, कौन सी गैस बनेगी? मेरा नहीं ख्याल कोई गैस बननी चाहिए। अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, मतलब रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए। क्लोराइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा क्यों? ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस तो रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, स्ट्रिप ऑफ चलो अब चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज किधर गया? हाँ, नो चेंज। सही। कंफ्यूज किया मैं। नो चेंज। एक तो उसे इतनी डिटेल में लिखा है कि मैं खुद समझने लग गया था कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है और आगे मतलब कुछ होना ही नहीं है। तो अच्छा, नेक्स्ट वन, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन aqueous NaOH was added। अब NaOH वाला काम ठीक है, वो भी देखा था कि क्या होगा कि क्रोमियम 3, वो NaOH वाला काम ठीक है। वो क्या है हमारा टेस्ट किधर गया? NaOH डालोगे, किधर गया क्रोमियम 3? ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा ये NaOH के साथ, ठीक है। यस सर। तो अब दोबारा से इतनी ज्यादा लाइन क्यों दे रही है? until it was an excess, insoluble होता है। दूसरा मार्क insoluble, और फिर से इतनी ज्यादा लाइनें पता नहीं क्यों दी हुई है, कंफ्यूज कर देती हैं। वही है ग्रीन प्रेसिपिटेट और अच्छा सॉरी, ये सही, डिसॉल्व, हाँ। नहीं ये मैंने गलत लिखा है। डिसॉल्व इन एक्सेस, एक सेकंड। नहीं सर, दोबारा देखिए, नहीं लिखा वाला। नहीं, क्रोमियम 3 नहीं, वो सॉल्युबल इन एक्सेस है। हाँ, वो वाला इनसॉल्युबल है, अमोनिया के साथ इनसॉल्युबल है। अच्छा अच्छा। तो ये हमने गलत लिखा हुआ था। soluble in excess, green solution formed। ठीक है। सर अगर सिंपल था ग्रीन, हाँ सही सही। अच्छा, to the third portion ammonia was added until it was in excess। यहाँ पे वो है ग्रे ग्रीन precipitate, ग्रे अच्छा ग्रे ग्रीन precipitate और क्या था ये? insoluble था। सर इसमें लिखा हुआ है इनसॉल्युबल नहीं है। हाँ, इसका लिखा हुआ है insoluble। अच्छा सही। अमोनिया के साथ it was ग्रे ग्रीन precipitate, insoluble in excess। सही। अच्छा, नेक्स्ट वन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्लोराइड का टेस्ट है, मतलब ये मैं दिखा भी देता हूँ। क्लोराइड का जो टेस्ट है वो किधर गया है? Cl-1, ये ऊपर कि Cl-1 का टेस्ट है कि एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड सिल्वर नाइट्रेट, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये एक्चुअली आयनिक प्रेसिपिटेशन नहीं है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल है ना, तो उसका मतलब है Ag+1 और NO3-1 के आयंस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर डालोगे ना ये क्रोमियम क्लोराइड Cr3+ और Cl-1, तो आपके सोल्यूशन के अंदर ना ये सारे आयंस घूम रहे होंगे। ये दोनों अगर मिल गए ना तो ये दोनों इनसॉल्युबल AgCl बना लेते हैं, अच्छा अच्छा। जो कि वो सॉल्युबल ही नहीं है, वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर सॉलिड M का है कि उसका तो हमें पता ही नहीं है कि सॉलिड M है क्या, लेकिन उसने उसका रिजल्ट सारे दे दिए। फ्लेम टेस्ट येलो है, पहले तो जाके देखो कि येलो फ्लेम टेस्ट मुझे भी आज तक वैसे याद नहीं है। येलो फ्लेम टेस्ट किधर गया? ये नीचे येलो जो था वो सोडियम का है, ठीक है। तो यस सर। 4 ही फ्लेम टेस्ट हैं एक्चुअली। तो येलो इज, इससे पता लगा है कि सोडियम है। फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखना, एंड में जाके आइडेंटिफाई करना है सोडियम आयंस हैं इसमें। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड डालें और एक गैस प्रोड्यूस हुई है, एफर्वेसेंस, लाइम वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और यस सर। ये कार्बोनेट आयंस का टेस्ट है। मतलब उधर जाके देख भी लो कि कार्बोनेट आयंस का टेस्ट, कार्बोनेट किधर है? ये गैसेस हैं, ऊपर होगा। कार्बोनेट आयंस का टेस्ट पहला कि एसिड डालोगे तो एफर्वेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना टेस्ट किया है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो यहाँ लिखा हुआ है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
तो इसका मतलब है कार्बोनेट आयंस तो पक्के हो गए और बैरियम नाइट्रेट के साथ नो चेंज, तो मतलब इसका मतलब है ये फिजूल में टेस्ट किया, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि जी आइडेंटिफाई सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा सही। Chalo, the last one is many windows cleaning products containing aqueous ammonia. Aqueous ammonia is an alkali that reacts with dilute acids. Plan an investigation to find which of the two window cleaning products contains the most concentrated aqueous ammonia. Include in your plan the method you will use, how your results would be used. Titration करो simple. Cleaning agent में क्या है, अमोनिया पड़ा हुआ है ना, और उससे क्या है कि अमोनिया जो है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सो क्या क्या करना है? उससे क्या पता लगाओ किसके पास ज्यादा अमोनिया है, किसके अंदर ज्यादा अमोनिया है। अच्छा सही। वो विंडो क्लीनिंग प्रोडक्ट है, उसके अंदर ढेर सारे विंडो क्लीनिंग प्रोडक्ट है। उसमें वो कह रहा है कि प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड व्हिच ऑफ द टू विंडो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कंटेन्स द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम लो, ऊपर से HCl डालो अब, और इसको न्यूट्रलाइज करो, बीच में इंडिकेटर भी डालना पड़ेगा, वरना पता कैसा लगेगा कि, क्योंकि शुरू में ये बेसिक होगा, फिर सॉल्ट बनती जाएगी तो न्यूट्रल होता जाएगा जब ऊपर से एसिड डलेगा। जब एसिड एक्सेस में चला जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो सर इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, ये अमोनिया बेसिक है ना, अमोनिया एक अच्छा बेस हो, ऊपर से आप सही। एसिड डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हैं मतलब वो चेक करना है ना कि अमोनिया की क्वांटिटी किस में ज्यादा है, किस तरह पता लगेगा कि ज्यादा है। अगर HCl ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा तो उसका मतलब अमोनिया ज्यादा पड़ा हुआ है ना नीचे। अच्छा अच्छा सही सही। तो हम ऊपर से ना एसिड डालेंगे, तो अगर जिस जिस हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट में ज्यादा एसिड चाहिए होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका मतलब अमोनिया उसके अंदर ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। सही सही। तो उसके अंदर अमोनिया ज्यादा है, और वो इंडिकेटर वाला तो मैंने बताया था कि अमोनिया बेस है, तो फिर शुरू में बेसिक होगा, जैसे जैसे HCl डालते रहोगे अमोनिया खत्म होता जाएगा ना, तो वो न्यूट्रल होता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब अमोनिया सारा का सारा खत्म हो गया होगा, तो HCl जो भी डालोगे वो फालतू में डाल रहे हो ना, तो वो फिर एसिडिक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो भी टाइम नोट कर लेंगे कि कितनी देर में हुआ है। नहीं, कितनी टाइम नहीं, वॉल्यूम नोट करना है ना कि कितना HCl अच्छा सॉरी सर, हाँ इस्तेमाल हुआ नहीं। है। तो आप इंडिकेटर डालोगे ना, अगर इंडिकेटर डालोगे जिस तरह मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो मिथाइल ऑरेंज बेसिक के अंदर येलो होता है, और जैसे ही वो एसिडिक होगा वो रेड होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जी अब रोक दो, न्यूट्रल हो गया, ये वो आपका स्टॉप करने वाला अच्छा हो गया। सही सही तो ऊपर से वॉल्यूम मेजर कर लो ब्यूरेट से कि HCl कितना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सही है, फिर दूसरा प्रोडक्ट ला दें सेम करें। हाँ, सही। अच्छा, फिर वो कह रहे मतलब इसकी डिटेल जो है ना, ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इसको बहुत डिटेल में 6 मार्क है ना, तो इसकी बहुत माइनर डिटेल्स आपको, और फेयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उसके लिए तो पहली चीज उसने लिखी हुई है कि जी क्लीनर्स यूज करो, तो पहले तो आप 4-5 एक्सपेरिमेंट करोगे ना डिफरेंट क्लीनर्स के साथ, तो हर क्लीनर का इक्वल वॉल्यूम यूज करना है, फेयर कंपैरिजन के लिए तो यही होगा ना, ठीक है, क्लियर है बात। यस यस यस। फिर measure the pipette measuring cylinder burette into a beaker or flask, नहीं measured with, अच्छा वो कह रहे हैं इसको मेजर करो, किससे मेजर करोगे, सिलेंडर से मेजर करोगे, पिपेट से, या मतलब किसी चीज से मेजर करोगे ना इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। फिर इंडिकेटर ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है ब्यूरेट से, कलर चेंजेस और रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ जिसका जो सबसे ज्यादा एसिड यूज कर रहा होगा ना, दैट्स द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। सही चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। सही। चलो, पेपर वो 6 मैंने हो गया। लिंक भेजा हुआ है उसका एपरेटस वाले पार्ट का, ठीक है, अच्छा उसको अच्छा उसको जरूर देख लेना। सही। सर बाय द वे एक और टॉपिक था, हम्म, वो मोल्स का। नहीं वो कल करना ना, और इतनी चीजें तो नहीं हो सकती ना 1-2 दिन में। चले संडे को सर में एग्जाम था तो, और नहीं कल, ये पेपर 6 है।
हाँ पेपर 6 जो है वो मंडे को है। ठीक है, नहीं कल कर लेंगे ना, ठीक है हाँ चलो ठीक है, मैं ठीक है, अभी चलो टाइम बता दीजिएगा। चलो ठीक है, ओके रखे ओके थैंक यू सर, ओके हाँ। अल्लाह हाफिज़।